रूही ने अपनी कलाकारी दिखाकर अहुजास के शेयर्स के दाम एकदम नीचे गिरा दिए थे। अब इतनी बड़ी करामात करने के बाद समय था कि अब खुद को थोड़ा सुकून के पल दिए जाए। तो रूही बरामदे में लगे झूले पर बैठ गई और आराम से आंखें बंद करके सुकून की सांस लेने लगी। झूले पर झूलती रूही वाकई हिलती डुलती सी डहेलिया लग रही थी। तो बस अपने ख्यालों में खोई थी। इतने पर एक मेड ने आकर उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। मैडम, आपसे मिलने आपकी आंटी और बहन आई है, उन्हें यहीं भेज दो। रूही बिल्कुल अचरज में थी कि रोमा और तमन्ना को आखिर उससे क्या काम पड़ गया जो वो उससे मिलने उसके घर तक आ गए। लेकिन जाहिर सी बात है, रूही को उनसे मिलने का कोई शौक नहीं था, तो उसने सीधा मना कर दिया। नहीं, मुझे नहीं मिलना उनसे। तुम बोल दो कि रूही बाहर खेलने गई है, बहुत देर से आएगी। रूही कहीं ना कहीं ये जानती थी कि बिना किसी मकसद से तो वो यहाँ उससे मिलने नहीं आए होंगे, और उस मकसद में रूही की तो खैर कोई भलाई होगी ही नहीं। मेड ने जाकर गार्ड को बता दिया कि रूही मैडम घर पर नहीं है। उसकी बात सुनकर भी तमन्ना जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लग गई, तो गार्ड ने उसे तुरंत रोका, जिस पर तमन्ना ने चिल्लाकर कहा, पता भी है मैं कौन हूँ, तमीज में रहो वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारी मैडम घर पे हो या ना हो, यू कांट स्टॉप अस एनीवे। चलो हटो अब। मैडम, आप बात समझ नहीं रही हैं। हमें चिराग सर की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। गार्ड के मना करने पर तमन्ना एकदम झुंझुला गई थी। एक तो पहले ही नमन ने अपनी हरकतों से उसका दिमाग खराब कर दिया था, और अब ये सब। इसीलिए अब वो जबरदस्ती अंदर घुसने लगी कि तभी उसने गाड़ी आते देखी। गाड़ी चिराग की थी, इसीलिए तमन्ना वहीं रुक गई और जोर से चिल्लाई, चिराग। लेकिन चिराग ने तमन्ना के पास गाड़ी ना रोककर आगे खड़े एक गार्ड के पास रोका और शीशा नीचे करके पूछा, क्या हो रहा है ये सब? साहब, ये लोग रूही मैडम से मिलने आए हैं, मगर मैंने रोक लिया क्योंकि आपके ऑर्डर्स थे। चिराग ने कहा, इन्हें हॉल में बिठा दो और कहो वहीं इंतजार करें। ये बोलकर वो बिना उन माँ बेटी की तरफ देखे गाड़ी लॉन से होते हुए अंदर की तरफ ले गया। तमन्ना ये देखकर और खिसिया गई। निहायती बदतमीज आदमी है ये, हमें यहाँ देखकर भी देखो कैसे आगे आगे बढ़ गया। तभी एक गार्ड ने उन्हें अपने साथ लाकर हॉल में बिठा दिया। हॉल में बैठे बैठे अब करीब घंटा होने को आ गया था, पर अब तक उनसे मिलने कोई नहीं आया, ना रूही और ना ही चिराग। रूही और चिराग को तो छोड़ो, किसी नौकर ने पानी तक नहीं पूछा। नीलोफर भी कट कर निकल चुकी थी, क्योंकि जब से उस मॉल में उन्होंने रूही के साथ बदतमीजी की थी, नीलोफर को वो दोनों फूटी आंख नहीं सुहाती थी। तमन्ना अब बहुत बेसब्र हो रही थी। ऐसा क्या कर रहे हैं सब 1 घंटे से कि 5 मिनट की इन्हें फुर्सत नहीं मिली? बुलशिट। रूमा ने बड़े सब्र के साथ कहा, ऐसे उतावली मत हो, हम यहाँ हमारे काम से आए हैं, ऐसे हड़बड़ाओगी तो काम बिगड़ जाएगा, चुपचाप बैठी रहो। इधर अपने कमरे में चिराग ने नीलोफर को बुलवा कर पूछा, रूही कहाँ है? दिख नहीं रही। मैडम तो बरामदे में है बाबा, झूले पे बैठा है मस्त। उसे हॉल में लेकर जाओ और उसकी आंटी और तमन्ना से मिलवा दो, लेकिन तुम वहाँ से कहीं मत जाना, देखना वो कोई जबरदस्ती ना करे उसके साथ, चिराग ने समझाते हुए कहा। नीलोफर हाँ बोलकर वहाँ से निकल गई और सीधा रूही के पास जाकर बोली, मैडम, आपका आंटी और तमन्ना आपसे मिलने आया है। चिराग बाबा ने कहा है कि मैं आपको उनसे मिलवा दूं, चले उनसे मिलने। नीलोफर, मेरा सर दुख रहा है ना, मैंने बोला ना मुझे नहीं मिलना किसी से, प्लीज ना। रूही ने नखरे करते हुए कहा, थोड़ी देर मिल लो, फिर मैं अच्छे से आपको हेड मसाज दूंगी। चिराग बाबा ने बोला है ना, तो थोड़ी देर चल लेने का। रूही चिराग के पीछे में चाहे वजीर बनकर जितनी टेढ़ी चाल चल ले, मगर चिराग के आगे तो वो मात्र एक मामूली प्यादा थी, जिसे हर कदम फूक फूक कर आगे रखना था। वो उसके सामने कोई बदतमीजी नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए वो जाने को मान गई। वो हॉल में पहुंची तो दोनों माँ बेटी उसके ही इंतजार में बेचैन थे, और उसे देखते ही रोमा ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ बोला, रूही बेटी कैसी हो तुम? तमन्ना ने दबी आवाज में कहा, वैसी ही पागल जैसी पहले थी, और ये बोलकर अपने होंठ दांतों में दबाए अंदर ही अंदर हंसने लगी। रोमा ने तमन्ना का हाथ दबाकर उसे शांत कराया और घुर्राकर देखती हुई बोली, चुप रहो, यहाँ मत करो ये सब। रोमा ने आगे बढ़कर बोला, कैसी हो बेटा बताओ, मजा आ रहा है तुम्हें यहाँ, या मेरे साथ घर चलना है? बोलो बोलो। नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना, यहाँ तो बड़ा सा झूला है, सो टेस्टी, रूही ने उछलते हुए कहा। रोमा ने पास ही खड़ी नीलोफर से पूछा, और चिराग कहाँ है? जब से मैं आई हूँ वो नीचे ही नहीं आए। मैडम, चिराग बाबा बिजी है, कोई बात हो तो मुझे बताने का, मैं बोल देगा उनको। रोमा ने उसे बड़े ही धीमे से ताना मारते हुए सुनाया, सबकी अपनी अपनी एक जगह है ना नीलोफर, अब हर बात हर किसी को तो नहीं बताई जा सकती। घर की सफाई या खाने का ऑर्डर देना होता तो तुम्हें जरूर बताती। ये सुनकर नीलोफर का मुंह बन चुका था। तभी रोमा ने दोबारा पूछा, चलो अब बताओ भी कि चिराग कहाँ है, हमसे मिलने नीचे क्यों नहीं आया? 1 सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे मिलना नहीं चाहता? अब ये तो तुमको ही पता होना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम लोगों ने जो किया है बाबा के साथ, उसके बाद वो तुमको आकर गले लगा ले, ऐसा तो हो नहीं सकता है।
नीलोफर ने खटाक से जवाब दिया। रोमा नीलोफर की बात समझ गई थी। वो समझ गई थी कि नीलोफर दुल्हन बदलने वाली बात का इशारा कर रही है, इसीलिए इस बात पर आगे बहस लड़ाना उसने ठीक नहीं समझा। तमन्ना इन बेकार की बातों से बोर हो चुकी थी। उसका पेशेंस अब जवाब देने लगा था। वो अपनी जगह से उठी और अपनी माँ को पीछे खिसकाते हुए रूही के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, रूही अब बहुत बातें हो गई, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, इसी बहाने तुम्हारा कमरा भी देख लेंगे। नहीं, रूही ने साफ मना कर दिया। तभी नीलोफर ने भी अपना कुछ जोड़ दिया। आप मैडम का रूम में नहीं जा सकता। चिराग बाबा ने किसी भी बाहर वाले को किसी भी रूम में जाने को अलाउ नहीं किया है। तमन्ना को नीलोफर पर चिड़चिड़ी तो इतनी मच रही थी कि उसका बस चलता तो वो उसका मुंह सिलकर उसके गॉड के ही पास भेज देती, लेकिन वो मजबूर थी और साथ में रोमा भी उस पर अपना दबदबा बनाई हुई थी। तो जैसे तैसे तमन्ना ने खुद को कंट्रोल करते हुए रूही को दोबारा कहा, रूही लेकिन मैं तो कोई बाहर वाली नहीं हूँ ना, मैं तो बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगी? नहीं नहीं नहीं, रूही ने इस बार भी साफ मना कर दिया। अब तमन्ना से रहा नहीं गया। उसने कस के रूही का हाथ दबोच लिया और दांत पीसते हुए बोली, ज्यादा स्मार्ट बन रही हो तुम यहाँ आकर। हाँ हाँ। ये देखकर नीलोफर ने भी तुरंत तमन्ना का हाथ दुगनी तेजी से दबोच लिया और बोली, ए छोकरी, तुमको बोला ना तमीज से पेश आने का, इधर ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम जो चाहो वो करेगा। तुम चिराग बाबा का घर में खड़ा हो, समझा? तुम मेरे को अननेसेसरी रब नहीं करने का। मैडम का हाथ छोड़ो। दोनों को एक दूसरे से भिड़ता देख रोमा बीच में आई और दोनों को अलग कर दिया। हालांकि एक मामूली से नौकर की ये हिमाकत देखकर खुद रोमा भी दंग थी, मगर यहाँ वो अहूजास के घर थी, यहाँ वो कुछ नहीं कर सकती थी। हाँ, शायद अगर उसके घर की नौकर ने उसे अगर एक उंगली से छू भी लिया होता तो शायद वो उसकी खाल उधेड़ देती, मगर उसने यहाँ अपना संयम बनाए रखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जो कहना है तुमसे ही कहना होगा ना, तो ठीक है, जाओ जाकर चिराग को बोलो कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है अर्जेंटली। ये तो कर सकती हो ना? नीलोफर ने पूछा। कितना पैसा चाहिए तुमको? 15 लाख। 15 लाख का नाम सुनकर नीलोफर के होश उड़ गए। उसका बस चलता तो वो उसे 10 का नोट भी नहीं पकड़ाती, मगर उसने सहूलियत बरतते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि चिराग बाबा तुमको कोई पैसा दे पाएगा। बाबा के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? कम से कम झूठ तो ढंग से बोलती। आहूजास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चिराग के पास 15 लाख नहीं है? हाँ। रोमा, जो अब तक बड़े ही ठंडे मिजाज से काम ले रही थी, वो भी अब नीलोफर की बकवास सुन सुनकर भड़कने लगी थी। सुनो, तुम एक काम करो, जाओ जाकर चिराग को बुला कर लाओ। तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, जाओ बुलाओ उसे। लेकिन नीलोफर तो बिल्कुल मोटी चमड़ी की तरह बार बार यही बात बोले जा रही थी। चिराग बाबा भी तुमको यही बोलेगा जो मैं बोल रही है। उसके पास पैसा नहीं है। तुम सुनता क्यों है बाबा? देखो 50-60 हजार का मैटर होता ना तो मैं अभी सॉल्व कर देता तुमको, लेकिन इतना बड़ा रकम नो बाबा, नो, सॉरी। और वैसे भी बाबा को अभी बहुत बड़ा झटका लगा है, शेयर्स का प्राइस गिर गया है ना, मालूम नहीं तुमको? नीलोफर के मुंह से ये बात सुनकर रूही को भी जैसे शौक लगा हो। उसने मन में सोचा, चिराग ने अहूजास ग्रुप के शेयर्स खरीदे थे, लेकिन मैंने तो जानवी को मना किया था कि चिराग ऐसा ना करे, इस बात का ध्यान रखना। फिर चिराग ने क्यों खरीदे स्टॉक्स? चिराग के लॉस के बारे में सोचकर रूही अंदर ही अंदर रिग्रेट करने लगी। उसे चिराग के लिए बुरा लग रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपना काम पूरा करने के सिलसिले में चिराग के काम बिगाड़ देगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। रूही चाहे जितना चिराग से चिढ़ती हो, मगर उसकी बर्बादी कभी उसका मकसद नहीं बन सकती, क्योंकि कुछ बुरी आदतें अगर हटा दे तो उसने रूही को उस अपनेपन का एहसास भी कराया जिसके लिए वो अपने घर पर हमेशा तरसती रही थी। वो हमदर्दी थी जो उसे रोमा, तमन्ना और माथुर साहब कभी नहीं दे सके थे। लेकिन रूही ने अपने काम की वजह से उसे अनजाने में ही सही चोट पहुंचा चुकी थी और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन वहाँ मौजूद रोमा, नीलोफर और तमन्ना तो अपने ही गुत्थम गुत्थी में लगे हुए थे। रोमा ने भी अब खिसियाकर बोला, 50,000? तुम दोगी हमें 50,000? तुमने क्या हमें भिखारी समझ रखा है? उसने रूही को देखकर कहा, देख रही हो ना तुम रूही, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे मायके वालों की बेइज्जती की जा रही है। तुम कुछ नहीं कहोगी? अब क्या तुम भी बस अपने ससुराल वालों की ही होकर रह गई हो? रोमा रूही के सामने अपनी बेइज्जती की बात कर रही थी, लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि वो रूही थी जिसकी रोमा ने कभी इज्जत नहीं की। इज्जत तो दूर की बात है, कभी इंसानियत के नाते उस पर दया तक नहीं दिखाई थी। और आज ये दिन था कि वो उसके ही सामने अपनी इज्जत की गुहार लगा रही थी। सच ही कहा है किसी ने, वक्त की यही खासियत है कि वो बदलता रहता है। रोमा उसके सामने अपनी स्थिति का रोना रो रही थी और रूही पागलों की तरह खिकियाए जा रही थी। अब तमन्ना से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने रूही को कस के धक्का मारते हुए कहा, मॉम आप भी ना, आप किससे इस पागल से एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो आपके फेवर में कुछ बोलेगी? बेवकूफ कहेंगी। नीलोफर ने एकदम गुस्से में अब तमन्ना को धमकाते हुए बोला, मैं लास्ट टाइम बोलता है तुमको, रूही मैडम के साथ कुछ नहीं करने का।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, नहीं तो क्या करोगी तुम? ये बोलते हुए तमन्ना वापस रूही को मारने आगे बढ़ी, लेकिन तभी नीलोफर तुरंत बीच में आई और जोर का धक्का देकर तमन्ना को एकदम पीछे ढकेल दिया। अब पतली दुबली तमन्ना मोटी तगड़ी नीलोफर के धक्के के आगे कहाँ स्थिर खड़ी रह पाती। वो एकदम डगमगाती लड़खड़ाती हुई पीछे गिर गई। क्या तमन्ना और रोमा के इतने तमाशे के बाद भी चिराग उन्हें पैसे देगा? आखिर रूही अपने रिग्रेट की भरपाई कैसे करेगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट FM पर।